हो गया? हो गया? हम्म। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से कर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त मैं और मेरी टीम का निरंतर ये प्रयास है कि हम आपके लिए कुछ सकारात्मक कर सकें, आपकी पढ़ाई को बेहतर बना सकें और आपकी पढ़ाई में आपके स्तर को दिन प्रतिदिन और उच्च लेवल पर यहाँ पर हम पहुंचा सकें। उसी क्रम में मुझे जो दायित्व सौंपा गया है, आपको यूनिट 7 कराना है। पीछे आप देख पा रहे होंगे, वहां पर नाम भी लिखा है, जैसा मेरा नाम जो है आकाश रघुवंशी है। और यूनिट 7 आज से हम कल इसका बेसिक समझा था हमने कि क्या क्या इसमें होता है, सिलेबस क्या है, पिछले वर्षों का हमारा इसके सिलेबस के साथ क्या अनुभव रहा है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से हमारे आए हैं। और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया करके उस लेक्चर को आप जरूर देखें। ये एक लेक्चर जो है बेसिक है, लेकिन आपको एक समझ डेवलप कर देगा इस यूनिट के बारे में, आपको कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। हमारा यूनिट 7 हम आज प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आपको लास्ट में मैंने बताया था पहला बिंदु जो है सिलेबस का आपने देखा है कल, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत इसमें दिया गया है। इस तरह के आपके इस यूनिट में 10 बिंदु आप देखेंगे। पहला बिंदु मात्र क्या है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत है, 10 बिंदु में से एक है। और इस विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में आप जानते हैं कि साइंस में फिजिक्स भी आता है, साइंस में केमिस्ट्री भी आता है और साइंस में बायोलॉजी भी आता है। जब मैंने बात इसके डीप में की थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने देखे थे, तब आपने पाया था कि लिखा तो इसमें सिर्फ क्या है, सिद्धांत लिखा है, लेकिन क्वेश्चन जो थे जनरल साइंस से पूछे गए थे। जो जनरल साइंस हम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उस सभी विषय से लेकर इस टॉपिक से क्वेश्चन थे। तो हम सिर्फ मौलिक सिद्धांत ना पढ़ के फिजिक्स के अंतर्गत जो पढ़ा जाता है जनरल साइंस में उसे कवर करेंगे, केमिस्ट्री के अंतर्गत जितना पढ़ा जाता है उसे पढ़ेंगे और बायोलॉजी के अंतर्गत जितना पढ़ा जाता है उस सारे टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। एक बात ये रही, ये हम पीएससी के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त मेरा आपसे ये वादा है कि आप पीएससी का एग्जाम दे लीजिए, किसी दूसरे एग्जाम का कोई भी आपको एग्जाम लगता है जिसमें साइंस आपका आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल पटवारी, उसका भी आपसे कंप्लीट यहां पर ये सिलेबस कवर हो जाएगा। तीसरी बात, आप जानते हैं कि पीएससी जो होता है एक एग्जाम और लेता है जिसे हम फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जानते हैं। फॉरेस्ट सर्विस का जब आप मेंस देते हैं तो मेंस में आपको साइंस काफी उच्च लेवल की आती है। तो हम पढ़ने का प्रयास इस तरह से करेंगे कि आप उस लेवल तक भी पहुंच सकें। अगर आप फॉरेस्ट मेंस देने का प्रयास भी कर रहे हैं तो आपका यहां से ही प्री की तैयारी आप प्री की करेंगे, लेकिन इस स्तर से हम करने का प्रयास करेंगे कि आपके फॉरेस्ट मेंस की तैयारी भी हो जाए। क्लियर है? इतनी बात संभवतः आप सभी को समझ में आई होगी। हम आगे इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विज्ञान होता क्या है, अगर मैं इस विषय की बात करना चाहूं तो विज्ञान मतलब होता है जब भी आप किसी भी बात की, किसी भी कारण की तर्कपूर्ण व्याख्या करने लगे, तर्कपूर्ण बात उसकी कहने लगे, तो वो बात कौन कहता है, वह बात कहता है आपका साइंस, विज्ञान। साइंस में कोई भी बात कही जाएगी हमेशा किस आधार पर की जाएगी, साइंटिफिक रीजन उसके दिए जाएंगे और तर्कपूर्ण बात हमेशा इसमें रहती है। ये तो विज्ञान की रही। अब विज्ञान की जो 3 शाखाएं हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इसमें आती है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ना रहता है उसके बारे में समझें तो फिजिक्स मतलब होता है आप अपने आसपास जितनी भी घटनाएं देखते हैं दैनिक जीवन में, उनमें ये घटनाएं क्यों हो रही हैं उसका आप साइंटिफिक रीजन जब देते हैं तो वो आपका कौन देता है, यही फिजिक्स उसके कारण बताती है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि आपके घर में एक पंखा घूमता है, तो पंखा घूमता क्यों है, उसमें क्या क्या सिस्टम है, कौन सा यंत्र काम कर रहा है, कौन सी यांत्रिक ऊर्जा काम करती है, उस सभी को जब हम पढ़ते हैं उसका तर्क देते हैं तो कौन देता है उसका तर्क, फिजिक्स देती है। दूसरा उदाहरण कि आप अपनी जमीन पर अगर चल भी पाते हैं तो उसका कारण भी कौन बताती है, यही फिजिक्स बताती है। अर्थात जितने भी उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में देखेंगे सभी उदाहरण फिजिक्स से आते हैं। दूसरा विषय आपका आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब है
किसी भी पदार्थ की संरचना को आप यहां से पढ़ते हैं, आपको पता है कि सबसे शुरुआत जो होती है केमिस्ट्री की परमाणु से होती है, तो परमाणु से ही मिलकर सभी चीजें बनती हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा कि कोई भी वस्तु जो है उसका संगठन क्या है, संरचना क्या है, किससे मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पेन दिख रहा होगा, तो पेन के कुछ अणु होंगे, किसी पदार्थ से ये मिलकर बना है, तो किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, किस तरह बना है, ये आपका कौन बताएगा, ये केमिस्ट्री इसमें बताती है। तीसरा सब्जेक्ट आपको साइंस में देखने को मिलता है, वह है बायोलॉजी। अब इस बायोलॉजी को कल भी मैंने बताया था, आज भी इसको थोड़ा सा बताने का मैं प्रयास करता हूं। जब आप बायोलॉजी को तोड़ते हैं तो आपको दो शब्द मिलते हैं, एक मिलता है बायो और दूसरा मिलता है लॉजी। इस लॉजी जो शब्द है इसे आप कहीं भी प्रयोग कर लेना, इस लॉजी का हमेशा अर्थ निकलता है टू स्टडी। जो साइंटिफिक शब्द है इसका अर्थ हमेशा निकलेगा टू स्टडी, और बायो मतलब होता है, आप जानते हैं, जीवन, लाइफ। अब बायोलॉजी का अर्थ क्या हो गया, बायोलॉजी का अर्थ हुआ जीवन का अध्ययन, लाइफ की स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। आगे चल के जब हम बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, या आप इस रूप में समझ लीजिए कि लाइफ जो होती है दो ही चीजों में मिलती है आपको, एक होते हैं जंतु और दूसरे होते हैं पादप। उसी आधार पर बायोलॉजी की दो शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं, एक शाखा को हम बॉटनी बोलते हैं और दूसरी शाखा को हम जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनी का एक और नाम होता है, उसका आ जाता है दूसरा नाम, इसे फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। फाइटो का मतलब होता है पादप और लॉजी का वही आपका अध्ययन। पादपों का अध्ययन क्या है, बॉटनी या फाइटोलॉजी होता है, जबकि जीवों का अध्ययन जो आपने लिखा यहां पर जूलॉजी होता है जीवों का अध्ययन। जीवों में आप मनुष्य को ले सकते हैं, इंसेक्टा, कीट वगैरह, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, बायोलॉजी में कवर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात यहां तक सभी को क्लियर समझ में आई होगी। आगे हम चलेंगे, जो हमारा आज का विषय है, जहां से हम शुरू करेंगे, उस विषय का नाम है आपका फिजिक्स। मैं बता चुका हूं क्या पढ़ना रहता है इसमें, जितने भी आप बिंदु इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे उन सभी बिंदुओं को आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में अनुभव किया होगा, और मैं प्रयास करूंगा आपको उन्हीं उदाहरणों के तौर पर इस विषय को समझा सकूं। देखिए, हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक तरह से वर्चुअल कम्युनिकेशन है, आभासी कम्युनिकेशन है, लेकिन मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं इस आभासी दुनिया में वास्तविकता की अनुभूति करा सकूं, और उसी के लिए आज मैं शुरू करूंगा फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, मैंने इसे तीन तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहले जो इसमें आता है फिजिक्स में, वह रहती है आपकी ऊर्जा, एनर्जी रहेगी। देन जो आता है, जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, वो आपका कहलाता है बल, और तीसरा आपका इसमें आता है कार्य। अब ये आपको दिख रहा होगा कि सर हमने प्रकाश भी पढ़ना रहता है, ध्वनि भी पढ़ना रहता है, तो मैंने आपको यहां दिख रहा होगा लिखा है ऊर्जा। ऊर्जा के अंदर ही प्रकाश जो होता है एक तरह की ऊर्जा ही होती है, ध्वनि भी ऊर्जा होती है, ऊष्मा भी ऊर्जा ही होती है, तो उन सभी को हम किस में कवर करेंगे, ऊर्जा में। आप जानते हैं कि जब आपके पास कुछ एनर्जी होती है तो उस एनर्जी से आपके पास क्या आ जाता है, बल आ जाता है, और जब बल होता है आपके पास तो बल लगाकर आप क्या करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। इसी संदर्भ में इसे समझ लीजिए, हम इसी रूप में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे इन तीन ही बिंदु के आधार पर। आज जहां से शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है आपका बल। ठीक, अब क्या होता है बल, बल जो होता है, जो किसके पास होता है, भीम के पास होता है। सबने देखा होगा भीम। अब भीम क्या करते हैं, अपना गुम्मा लेते हैं और किसी भी व्यक्ति को पटक देते हैं इधर उधर। अब मैं इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करूं। बल जो होता है, देखिए मैंने लिखा नहीं है कुछ, लिखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने दे रखी है। जितना पढ़ाया जाएगा उसका संपूर्ण नोट्स आपको प्रत्येक दिन उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। देखिए, ज्यादा नहीं दिया जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा सिर्फ उसी की पीडीएफ मिलेगी। बाकी मैं जानता हूं, पुराना अनुभव है कि वो पीडीएफ जो होती है हमेशा आपके मोबाइल की मेमोरी भरती है, इससे ज्यादा आपके लिए किसी काम की नहीं होती। तो जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है, पहला आपका काम होगा कि आप उसे समझेंगे, दूसरा काम आपका होगा कि आप एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो आपकी काम की बात लगे उसे नोट डाउन अपनी कॉपी में करते जाएंगे। ठीक, बल मैंने क्या बताया, बल को थोड़ा सा आप लिखेंगे, बल वह वाहक कारक होता है, वाहक कारक होता है जो वस्तु की
वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयास करता है। मैंने क्या बोला, बल जो है वह वाहक कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करता है अथवा कर लेता है। जैसे ये पेन आपको दिख रहा होगा, अब ये पेन अगर यहां पर रखा होता और इस पेन को मैं उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देता तो मैंने इस पे कुछ बल लगाया और आगे इसकी अवस्था जो थी परिवर्तित कर दी थी। एक बात तो अवस्था परिवर्तन कर देता है, दूसरी बात मैंने बोली थी या तो ट्राई करता है, प्रयास करता है अवस्था परिवर्तन का। अब यदि मैं इस बोर्ड पर अपना फोर्स लगाऊं तो मैं इसकी अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना बल नहीं है, इस कारण से ये बोर्ड अपनी जगह से नहीं हटता। तो बल लगाने पर परिवर्तन हो भी सकता है और परिवर्तन का हम प्रयास भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बल लगाएं और हमेशा परिवर्तन आपका हो ही। ये तो जनरल इसकी परिभाषा रही। अब क्वेश्चन परिभाषा से आपके वनडे एग्जाम में नहीं आता, क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो सभी लोग आई थिंक जानते होंगे, न्यूटन बाबा ने इसकी खोज की थी। तो बल का जो आपका मात्रक है, इन चीजों को जो एग्जाम में आती हैं मैं भी आपको बताते जाऊंगा, इन्हीं चीजों को आप नोट डाउन अपनी कॉपी में करते चलेंगे। मात्रक क्या है बल का? बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन। ये मात्रक आपका एसआई होता है, पहली बात। अब एसआई और सीजीएस क्या होता है साहब, इसको भी हमें बताना है। तो इसे हम अलग टॉपिक जो है संभवतः सेकंड या थर्ड या फोर्थ लेक्चर रहेगा जिसमें हम यूनिट को पढ़ेंगे। अभी जनरल आप ये समझ लीजिए, एसआई जो है बड़ा मात्रक होता है, सीजीएस कंपेयर देन इसके छोटा मात्रक होता है। क्लियर है? तो बल का जो एसआई मात्रक है वह आपका न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक जो होता है ये डाइन होता है। क्या लिखा है मैंने? डाइन लिखा है, कोई इसे डायन ना समझ लेना, ठीक। क्या लिखा है? बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, न्यूटन जो होता है एसआई मात्रक। अब चूंकि लोग पढ़ते हैं एसआई तो पढ़ लेते हैं लेकिन कभी कभी स्किप कर देते हैं सीजीएस से, तो एग्जामिनर जो जाता है अंदर घुस जाता है और क्वेश्चन पूछ लेता है कि बल का आप सीजीएस मात्रक बता दीजिए। क्या होगा? डाइन इसका सीजीएस मात्रक होता है। अब जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, मेरा प्रश्न उन लोगों से है कि आप ये मान बता दीजिए कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। डाइन अगर आप लिखेंगे कितने डाइन होता है एक न्यूटन बराबर, इस आंसर के लिए मैं आपका वेट करूंगा कमेंट में। बाकी हम आगे चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। ये आपको क्लियर है? इतना संभवतः ये समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए, बल जो होता है वह कारक होता है जो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है। दूसरी बात हमने देखी, मात्रक देखे, इसके कई सारे मात्रक हैं, जैसे एसआई में आपका न्यूटन है और सीजीएस में डाइन है। प्रश्न आपसे मेरा है कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। कमेंट में मैं आपका आंसर चेक करूंगा। तब तक हम आगे जो देखेंगे वो आप समझ लीजिए, बल के विभिन्न प्रकार देखेंगे। कमेंट करके आप बता दीजिए जो भी है, या पता ही नहीं है आपको। ठीक, आपको जब भी याद आ जाए मैं तो आगे चल के बताऊंगा ही। बाकी अब जो हम देखेंगे बल के विभिन्न प्रकार जो हमको फिजिक्स में पढ़ना है, जैसे आपने अंतराण्विक बल सुना होगा, अभिकेंद्रीय बल सुना होगा, अपकेंद्रीय बल सुना होगा, उत्प्लावन बल सुना होगा, घर्षण बल सुना होगा। जड़त्व भी एक तरह का बल ही होता है, तो जड़त्व को भी इसमें ही कवर करेंगे। और एक शब्द जो है ये है आपका बल आघूर्ण, ये भी एक तरह का फोर्स ही होता है, तो इसको भी आज के लेक्चर में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखा आपने क्या लिखा है अंतराण्विक बल, तो इसी बल को हम सबसे पहले समझेंगे। ये जब इस शब्द को आप तोड़ेंगे तो इस शब्द में आपको तोड़ने पर पाएंगे अंतर प्लस आणविक। शब्द को जब आपने इसका संधि विच्छेद किया तब आपने पाया संधि विच्छेद में आपको मिला अंतर आणविक। अब अंतर आणविक जो है, इस शब्द का एक मैं आपको जनरल उदाहरण देता हूं। जैसे आपने शब्द सुना होगा अंतरराष्ट्रीय। ठीक, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है दो राष्ट्रों के मध्य। तो इसका शब्द का भी तोड़ेंगे तो अंतर का अर्थ क्या हुआ? दो के मध्य, और आणविक मतलब होता है अणु। तो दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है क्या कहलाता है?
अंतर आणविक बल कहलाता है। कैसे समझे हम कि अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है दो राष्ट्रों के मध्य, तो अंतर मतलब हो गया दो के मध्य, आणविक मतलब होता है अणु, तो दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो है आपका अंतर आणविक बल कहलाता है। एक बात इतनी आपको क्लियर होगी संभवतः। अब हम आगे चलेंगे, अंतर आणविक बल के दो प्रकार होते हैं उनको समझेंगे और प्रश्न जो बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। पहला आप प्रकार देख रहे होंगे, एक है आपका ससंजक और दूसरा बल दिख रहा होगा यहां पर आपको असंजक बल। ससंजक बल के जब शब्द से हम जाएंगे, सा मतलब होता है समान, ठीक, आप इस तरह से समझ लीजिए, सा मतलब है समान, तो समान अणु के मध्य जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, ससंजक बल कहलाएगा। समान अणु कैसे, जैसे आपका पानी है, अब पानी के अपने अणु आपस में बल जो लगाएंगे वो कौन सा बल लगेगा, उनका ससंजक बल यहां पर लगेगा। इस शब्द से आप जाइएगा, सा मतलब समान, तो समान अणु के या समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। यहां आप शब्द देख रहे होंगे असंजक, आ मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सा मतलब समान, तो आ मतलब हो जाता है यहां पर असमान। असमान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, असंजक बल कहलाता है। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया, सा मतलब समान, तो समान अणुओं के मध्य, समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल, असमान पदार्थ के अणुओं के मध्य या भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है। क्लियर है इतना? अब दूसरी बात इसमें आपको लिखी दिख रही होगी, इसकी विशेषता। कैसी विशेषता है इसका? विशेषता जो है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे एक घटना आपने सुनी होगी, पृष्ठ तनाव। विशेषता में इसकी है पहला बिंदु, पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव के लिए ससंजक बल जिम्मेदार होता है। इसे बस आप याद करेंगे, पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसे हम आगे चल के आगे के लेक्चर में समझेंगे, फिर भी मैं आपको यहां थोड़ा सा समझा देता हूं। पृष्ठ तनाव जो होता है, ससंजक बल इसके लिए उत्तरदायी है, तो इस रूप में आप समझेंगे। एक ये आपको मैं पानी दिखा रहा हूं, पानी भरा हुआ है इसमें या कोई द्रव्य भरा है, ससंजक बल है, समान अणु के मध्य लगता है, तो जैसे ये अणु है आपस में कोई बल लगा रहे होंगे, पानी के अणु आपस में बल लगाते हैं। एक अणु आपको यहां का दिख रहा होगा, अब इस अणु पर नीचे भी बल लग रहा होगा, राइट में भी फोर्स लग रहा होगा, लेफ्ट में भी फोर्स लग रहा होगा और ऊपर साइड भी फोर्स लग रहा होगा। चारों दिशाओं से जब फोर्स लगता है तो ये अणु कैसा होता है, संतुलित रहता है। लेकिन कोई सतह वाला जो अणु रहता है, इस पर नीचे तो बल लगता है, लेफ्ट में भी बल लगता है, राइट में भी बल लगता है, लेकिन ऊपर आप देख रहे होंगे कोई भी कण इस पर नहीं है, तो ऊपर बल ना लगने के कारण ये कैसा हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। और सतह के जितने भी अणु हैं वो एक तरह से टेंशन की अवस्था में, तनाव की अवस्था में आ जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के लिए मैंने क्या बताया, कौन सा बल जिम्मेदार है, ससंजक बल उत्तरदायी होता है। ये कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरी विशेषता है ससंजक बल की, वह है आपकी कि ठोस में इसकी वैल्यू जो होती है, विशेषता बता रहे हैं हम यहाँ पर, ठोस में जो वैल्यू होती है ससंजक बल की, आप जानते हैं ठोस के अणु पास पास होते हैं, तो ठोस में इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, गैस में इसकी वैल्यू कम होती है। तीसरी बात, अब इसके आपको देखना है क्या उदाहरण। उदाहरण जनरल हैं, ये आप सभी ने देखे हैं। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने वर्षा की बूंद देखी है बरसात में? अच्छा, आप लोगों ने उसका आंसर दे दिया है। आपका आंसर है 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन होता है सर। तो जिन भी लोगों ने ये जवाब दिया है उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक, अब हम चलेंगे ससंजक बल के किस पर, उदाहरण पर। उदाहरण पहला है कि आप बरसात की बूंद जब देखते हैं, बरसात देखते हैं, तो एक पत्ता रहता है, पत्ते पर आपने देखी होंगी कि 2 बूंद रखी रहती हैं, और जब भी वह 2 बूंद आपस में पास आती हैं, जैसे ही वह पास आएंगी तो मिलकर एक बूंद, बड़ी बूंद वो बना लेती हैं। तो ये किसका उदाहरण है, आपका ससंजक बल का। क्यों? क्योंकि पानी के अणु जो हैं एक समान है, और जब भी 2 बूंद पास में आएंगी, मिल जाएंगी, तो ससंजक बल के कारण 2 बूंद आकर पास में मिल जाती हैं। दूसरा उदाहरण है, दूसरा काफी अच्छा उदाहरण है, आपसे क्वेश्चन है, आप सभी ने वैसे बर्तनों को साफ किया होगा, महिला वर्ग ने तो किया होगा, पुरुष वर्ग का मुझे मालूम नहीं, बाकी स्टूडेंट लाइफ है तो पुरुष वर्ग भी साफ कर ही लेते हैं, कभी ना कभी आपको अवसर मिलता ही है। अभी नहीं किया तो शादी के बाद कर ही लेंगे। ठीक, तो उदाहरण हम समझेंगे कि जब आपने बर्तन साफ किए होंगे, साफ करने के बाद समान साइज की जो प्लेटें होती हैं, क्या बता रहा हूं मैं,
समान साइज की जो प्लेट होती हैं, जब आप उनको साफ करके मिलाकर रख देते हैं, भीगी प्लेट रहती हैं, तो आप उन्हें जब अलग करते हैं तो वो जनरली या अलग नहीं होती सामान्य रूप से, या सामान्य रूप से कुछ ज्यादा फोर्स उन्हें अलग करने के लिए लगाना पड़ता है। तो ऐसा होता क्यों है साहब? तो उसका कारण है कि उसके बीच में पानी मिल जाता है। पानी के जो अणु हैं आपस में कौन सा बल लगाते हैं? ससंजक बल लगाते हैं, जिसके कारण उन्हें आसानी से हम अलग नहीं कर पाते। तीसरा उदाहरण कि ठोस की जो निश्चित ज्यामिति आपको देखने को मिलती है, निश्चित संरचना आपको देखने को मिलती है, उसका कारण भी आपका ससंजक बल ही होता है। वह उदाहरण भी आपका किसमें आता है? ससंजक बल में आता है। आप सभी को ये क्लियर है? इतना आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट जरूर करते जाएं। देखिए, जहां भी आपको डाउट लगे आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि साइंस जो है रटने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं कि मैं आपको कोई ऑप्शन ले आऊं और रटा देता हूं, ऐसा नहीं होगा। आप इसे जितने बेहतर ढंग से समझेंगे उतना अच्छा इस सब्जेक्ट को आप कर पाएंगे। दूसरा आपका जो टॉपिक है वह है असंजक बल। मैंने इसको बताया है, असमान पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे असंजक बल कहते हैं। एक बात ये आपको परिभाषा समझ में आई, इसकी हम विशेषता समझेंगे। तो जैसे यहां देखा था कि पृष्ठ तनाव के लिए ससंजक बल जिम्मेदार है, वैसी एक घटना यहां हमें देखने को मिलती है, उस घटना का नाम है केशिकत्व। ये क्या होती है इसे भी हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जनरल समझा देता हूं। केशिकत्व मतलब होता है एक पतली नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना केशिकत्व कहलाती है। क्या बताया मैंने? किसी पतली नली में, संकीर्ण नली में द्रव के, लिक्विड के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना आपकी केशिकत्व कहलाती है। इसका जनरल उदाहरण आपने सभी ने देखा होगा, लालटेन सबके घर में रही होगी कभी ना कभी। तो लालटेन की जो बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है, तो वो किसके कारण चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। क्योंकि केशिकत्व के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? असंजक बल जिम्मेदार है। तो लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना असंजक बल का उदाहरण भी होता है। ये दोनों इसमें उदाहरण आ जाएंगे। कैसे उदाहरण है साहब, तो मुझे बता दीजिए। मैंने इसमें बताया है कि असंजक बल जो है असमान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है। बाती आपने देखी, अब बाती आपके किसकी बनती है? या तो रुई की बनेगी या कपड़े की बनेगी। तो कपड़े के कुछ अलग अणु रहेंगे और आपका इसमें तेल ऊपर चढ़ रहा है तो तेल के कुछ अलग अणु रहेंगे। तो किसका कारण हो जाएगा? कौन सा बल इसमें लगेगा? जब दोनों अलग पदार्थ होंगे तो उस स्थिति में आपका असंजक बल यहां पर काम करेगा। केशिकत्व के जितने उदाहरण हैं सारे उदाहरण आपके असंजक बल में काउंट किए जाएंगे। क्लियर है? तो उदाहरण मैंने आपको इसमें बताया, लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना। दूसरा उदाहरण आप इसका देख लीजिए कि चौक आपने देखी है। चौक द्वारा आप जब बोर्ड पर लिखते हैं तो चौक के अपने अणु और बोर्ड के अपने कुछ अणु होते हैं। चौक द्वारा बोर्ड पर लिख पाना भी किसका उदाहरण है? आपका असंजक बल का। तीसरा है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से चिपकना, मतलब जब चिपकेगी तो असमान अणु रहेंगे, एक अलग वस्तु दूसरी अलग वस्तु, तो उसके लिए भी आपका यही बल जिम्मेदार होता है। तीसरा मैंने यहां पर जो बताया था आपको बर्तन वाला, उसमें बताया था कि दो असमान प्लेट जब समान साइज की प्लेट जब मिलकर रख देते हैं उन्हें आसानी से अलग नहीं कर पाते, उसके लिए तो कौन? ससंजक बल जिम्मेदार। लेकिन बर्तन का जो भीगना है, बर्तन आपके क्या होते हैं? भीग जाते हैं। जैसे बर्तन आप साफ करते हैं पानी से, तो बर्तन का भीगना जो होता है असंजक बल का उदाहरण होता है। क्या बताया मैंने? बर्तन का भीगना आपका असंजक बल का उदाहरण है। क्यों है साहब, मुझे ये भी बता दीजिए। तो पानी जो है, पानी के अपने अणु होते हैं, बर्तन के अपने अलग अणु होते हैं। पानी जो होता है लिक्विड होता है, बर्तन स्टील या तांबे के बने होते हैं, तो उन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है और आपके बर्तन भीग जाते हैं। क्लियर है इतना? यहां तक सभी को बात क्लियर है? आप लिखते जाइएगा, कमेंट करना आपका काम है और समझाना मेरा काम है। जब तक समझ में नहीं आएगा, वो एक कहानी है ना जीतन राम मांझी की, आपने सुनी होगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं या जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। क्लियर है? ठीक, आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर समझ में आ रहा है। थैंक यू, समझ में आता रहेगा। बस आप जो है आपको इस पर बेहतर मेहनत करना है। जहां समझ में नहीं आए वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? अंतराण्विक बल समझ लिया, ससंजक को भी समझा, असंजक को भी समझा। आगे हम चलेंगे। अब आपको दो बल दिख रहे होंगे, एक बल है आपका अभिकेंद्रीय बल, दूसरा बल है आपका अपकेंद्रीय बल। इसे समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरा उदाहरण देता हूं।
जैसे एक व्यक्ति है, ए नाम का ये व्यक्ति है, इसके दो शब्द आपने सुने ही होंगे, एक होता है मान, दूसरा मान जो है इसमें मैं जोड़ देता हूं अभी। ठीक, ये वाला अभी मैंने इसमें जोड़ दिया। दूसरा मान में ही मैंने एक और शब्द जोड़ दिया, वो है आपका अप। अब इस व्यक्ति का अभिमान अगर मैं बोलूं कि ए को अभिमान है, तो इसका अर्थ आप क्या बोलेंगे कि इसका जो मान था इसमें कुछ ज्यादा ही घुस गया है, अपने आप में इसने मान को कुछ ज्यादा ले आया है, तो उसको क्या हो गया, स्वयं पर अभिमान हो गया। और जब इसका जो मान है इससे क्या हो जाए, दूर चला जाए, तो क्या हो जाता है, उसका अपमान हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का अपमान मतलब उससे जो स्वयं का मान है वो क्या हो गया, दूर चला गया, तो उसका अपमान। और अभिमान मतलब क्या, कि उसमें जो मान है उसका कुछ ज्यादा ही घुस जाए। इस संदर्भ में आप समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि जब भी अभी शब्द आपका आएगा, ये यहां के लिए अप्लाई नहीं है, ये यूनिवर्सल है, इस तरह से समझ लीजिए कि जब भी अभी शब्द आपका आए, उस अभी का मतलब होता है केंद्र की ओर, टुवर्ड्स दी सेंटर। क्लियर है। और अप मतलब होता है, मैंने बताया कि इसका मान इससे दूर चला गया, तो अप जब भी शब्द आएगा उस अप का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर। क्लियर है इतना। क्या बताया, अभी मतलब हमेशा होगा केंद्र की ओर, और अप मतलब होगा केंद्र से बाहर की ओर या दूर की ओर। इसका और उदाहरण आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सर आपको क्विज कराते हैं, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक शब्द होता है अपसौर। क्या बताया मैंने, अप सौर। तो अप मैंने बताया दूर या बाहर की ओर, सौर मतलब सूरज। तो जब पृथ्वी से सूरज सबसे ज्यादा दूर होता है उसे हम अपसौर कहते हैं। ठीक, एक होता है अपभू, जब पृथ्वी जो होती है चंद्रमा से सबसे ज्यादा दूर होती है उसे हम अपभू कहते हैं। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के कई एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस संदर्भ में आपने इसमें इस शब्द को समझा होगा कि अभी मतलब सर ने बताया केंद्र की ओर, और अप मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर। उसी संदर्भ में आप अब इसे समझ लीजिए, अभी केंद्रीय बल होता क्या है। परिभाषा कुछ इसकी ये है कि जब भी कोई वस्तु किसी केंद्र के परिताप वृत्तीय गति करती है, क्या बताया मैंने कि कोई ऑब्जेक्ट जब किसी केंद्र के परिताप वृत्तीय गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो केंद्र की ओर इस पर एक बल लगता है। क्या बताया कि कोई वस्तु एक सेंटर के चारों ओर क्या कर रही है, मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो उस केंद्र की ओर इस पर एक बल लगता है, उस बल को ही हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्लियर है साहब। इससे परिभाषा से समझ में नहीं आया, आप तो उदाहरण बताओ, तो अपन सीधे चलते हैं उदाहरण से और क्लियर आपकी बात हो जाएगी। प्रश्न भी आपका परिभाषा से नहीं बनता, प्रश्न भी आपका किससे बनता है, उदाहरण से बनता है। पहला इसका आपका उदाहरण है, जैसे आप साइकिल को ले जाते होंगे, मोड़ पर घुमाई होगी, गाड़ी चलाते होंगे, मोड़ पर कभी मोड़ी होगी, तो आप उस गाड़ी को मोड़ की तरफ थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं। तो उसका कारण क्या है, यही आपका अभिकेंद्रीय बल है, केंद्र की ओर वो बल आपका लगने लगता है। क्लियर है। दूसरा उदाहरण बताओ साहब। तो दूसरा उदाहरण आपका इसमें है, आपने सुना होगा एक परमाणु नाम का शब्द होता है जो कि केमिस्ट्री में प्रयोग होता है। परमाणु जो होता है कुछ इस तरह का रहता है, उसमें नाभिक होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, और इस नाभिक के चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं बाह्यतम कक्षा में। अब ये इलेक्ट्रॉन पर ये नाभिक अपनी ओर एक बल लगाता है, तो इसकी जो परिक्रमा है उसका कारण भी आपका अभिकेंद्रीय बल होता है। दो उदाहरण हमने समझे। तीसरा आपका उदाहरण है, आपने सुना होगा कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जैसे कई ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सन के चारों ओर पृथ्वी भी परिक्रमा करती है, बुध शुक्र आदि ग्रह भी सुने होंगे। तो वह सभी ग्रह किस बल के कारण परिक्रमा करते हैं, तो उस बल का नाम भी आपका अभिकेंद्रीय बल ही है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो जब भी कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करेगी किसी केंद्र के परिता, उस केंद्र की ओर एक बल उस पर काम करने लगता है, उस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को। इसका एक उदाहरण और है, जब कोई मोशन करता है, सॉरी फॉर्मूला है, उसको और हम देखेंगे। उस फॉर्मूले का कुछ इस तरह से लिखा जाता है, mv²/r। F क्या है यहां पर, F जो है आपका बल है, m जो है यहां पर मास है, b जो है आपका वेलोसिटी है, वेग है, और r जो है यहां पर आपकी त्रिज्या है, रेडियस है। कैसे है, तो इसे इस तरह से समझिए, ये बिंदु है, इस बिंदु के परिता a नाम की वस्तु गति कर रही है, जिसका मास कुछ भी मान लीजिए आप 5 kg मान लीजिए। तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, वो आपकी दूरी कहलाती है रेडियस। मास देख लिया, और किस वेग से ये वस्तु गति कर रही है चारों ओर, वो आपका वेग है।
इसे आप एक और रूप में समझेंगे कि जो सीधा संबंध जिनका होता है, जैसे आप देख रहे होंगे F बराबर क्या है आपका mv² है और F अनुक्रमानुपाती रूप में है R। जब इस तरह का इनडायरेक्टली संबंध होता है तब यहां की वैल्यू बढ़ाने पर यहां की वैल्यू जो होती है क्या होती है, घटती है। और जब डायरेक्ट संबंध होता है, आपका सीधा रिलेशन होता है, तो यहां की वैल्यू बढ़ाने पर यहां की वैल्यू भी बढ़ती है। ये सभी को आई थिंक क्लियर होगा इतना। अब इसे आप सामान्य उदाहरण से समझिए कि अगर मैं R की वैल्यू बढ़ा देता हूं, R मतलब नहीं बढ़ा नहीं रहे, हम घटाते हैं। R की वैल्यू आपने घटा दी, रेडियस घटा दी, मतलब आप जो मोड़ था, मोड़ पर उस मोड़ के केंद्र के पास से गाड़ी को मोड़ रहे हैं। ठीक समझ में आया कि दूर से ना मोड़ के आप कहां से मोड़ रहे हैं, उस पास ले जाके मोड़ते हैं। जब R की वैल्यू घटाएंगे तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। F बढ़ा मतलब क्या, अभिकेंद्रीय बल बढ़ेगा, आप पर केंद्र की ओर ज्यादा बल लगेगा। तो आपने देखा होगा व्यक्ति पास से ना मुड़कर कहां से मुड़ता है, दूर से मुड़ता है, ताकि आपकी बाइक या साइकिल ना गिरे। और जब भी आप पास से मुड़ेंगे बल आप पर ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा तो आप गिर जाते हैं। क्लियर है। वैसा ही सेम है कि m जब बढ़ेगा F बढ़ जाएगा, ज्यादा मास होने पर अभिकेंद्रीय बल ज्यादा लगता है, और v भी बढ़ाएंगे, वेग बढ़ाएंगे, तब भी आपका अभिकेंद्रीय बल ज्यादा होगा। इसे भी समझिए कि आप मोड़ पर जब भी जाते हैं अपनी स्पीड जो होती है, वेग जो होता है, उसको कम कर लेते हैं, क्योंकि कम करने पर आपका F कम हो जाता है। अगर आप वेग ज्यादा रखेंगे तो F ज्यादा रहेगा, F ज्यादा मतलब अभिकेंद्रीय बल ज्यादा लगेगा, उस स्थिति में आपके गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। आई होप आप सभी को ये बात गहराई से समझ में आई होगी। अगर अभी भी किसी को कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। अभिकेंद्रीय बल सभी को यहां पर क्लियर है क्या? क्या बताया मैंने, केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है वृत्तीय गति पर अभिकेंद्रीय बल होता है। इसके हमने कई सारे उदाहरण देखे जो आपको समझ में आए होंगे। दूसरा आपका बल है अपकेंद्रीय बल। आप कमेंट करके जरूर बताते जाएं कि आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं क्या। अच्छा, एक क्वेरी है कि सर नोट्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे क्या? देखिए व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप का भी ग्रुप मेड है, आपने देखा होगा। इसके अतिरिक्त ये नोट्स आपको टेलीग्राम जो है वहां पर चूंकि सदाबहार रहते हैं नोट्स, तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएंगे। बात नोट्स की नहीं है, नोट्स आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, बात है आपकी यहां पर समझने की, उन बातों को समझने की जो आपके एग्जाम में सीधी आएंगी। वो बात आपको समझ में आ रही हो तो ये क्लास आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगी। क्लियर है? ऑल क्लियर सर, थैंक यू। आगे चलते हम। दूसरा है अपकेंद्रीय बल। मैंने बताया अप शब्द जहां भी आता है उसका मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर। अभी आपको अभिकेंद्रीय बल बताया था साहब कि अभिकेंद्रीय बल जो है अंदर की ओर है। अब मुझे बता दीजिए कि अगर आप पर अंदर की ओर बल लगता रहेगा तो आप अंदर नहीं गिर जाएंगे क्या? वो गिर जाएंगे। तो इस बल को जो अंदर की ओर लग रहा था, इस बल को संतुलित करने के लिए बाहर की ओर भी एक बल लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? मैंने बताया कि जब भी कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करेगी तो इस मोशन पर केंद्र की ओर एक बल काम करेगा। केंद्र की ओर जो बल करे उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब जब आप पर अभिकेंद्रीय बल ही अकेला लगता रहे, केंद्र की ओर लगता रहे, तो आप अंदर गिर जाएंगे। इस बल को संतुलित करने के लिए बाहर की ओर एक बल लगता है, उस बल को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। इसका उदाहरण मैं आपको व्यवहारिक जो आपने देखा होगा उसे समझाता हूं। जैसे आपने मोड़ पर गाड़ी चलाई, साइकिल चलाई, तो गाड़ी को कुछ आप इस तरह झुकाते हैं, मोड़ की साइड, इस साइड मुड़ रहे हैं तो आप गाड़ी को इस साइड झुकाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि आपका जो शरीर है वो बाहर की तरफ झुकता है। देखा है, सभी ने देखा होगा कि गाड़ी अंदर की ओर झुकेगी, आपका शरीर आप बाहर की तरफ करते हैं, तो वो बाहर की तरफ जो बल लगता है वो आपका कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। क्लियर है? इसके क्वेश्चन आपके परिभाषा से नहीं आएंगे, बाकी कभी कभी पूछ लेते हैं कि अंदर की ओर जो बल लगे उसको क्या कहते हैं, बाहर की ओर जो लगे उसको क्या कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अपकेंद्रीय बाहर की ओर, अभिकेंद्रीय अंदर की ओर। इसके हम उदाहरण समझते हैं जिनसे कई एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है। पहला उदाहरण आपका है जो सबसे ज्यादा आता है, वो है आपका वॉशिंग मशीन। क्या नाम है इसका? वॉशिंग मशीन। अच्छा, सभी के घर में होगी, जिनके घर में नहीं होगी उनने कहीं ना कहीं तो देखी होगी। जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कपड़ों को मशीन बाहर की ओर फेंकती है, इस तरह से कुछ बाहर की तरफ फेंकती है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, कौन सा बल उसमें काम करता है, उसका बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। दूसरा आपका उदाहरण है, आपने सुना होगा
दूध निकालने वाली जो मशीन होती है, दूध निकालने वाली जो मशीन होती है, या मैं सामान्य भाषा का शब्द कहूं, आप जो मठा बहाते हैं, बहाना जो होता है गांव में आपने देखा होगा, अब तो इलेक्ट्रिक आने लगी है, पहले कुछ अलग तरीके से उसको निकाला जाता था। तो मिल्क क्रीम जो होती है, क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है, उसमें भी कौन सा बल आपका काम करता है? अपकेंद्रीय बल काम करता है। आपने देखा भी होगा कि जो मटका रहता है उस पे क्रीम आकर साइड में जमती है, ना कि बीच में। कहां जा रही है? बाहर की ओर जा रही है, साइड में जाके जम रही है। मतलब कौन सा बल काम कर रहा है? आपका अपकेंद्रीय बल यहां पर काम करता है। तीसरा एक और नाम है, एक और मशीन का नाम है, उस मशीन का नाम इस बल के ही आधार पर है, उसका नाम है अपकेंद्रीय पंप। क्या मैंने बताया? अपकेंद्रीय पंप बताया। तो अपकेंद्रीय पंप भी आपका किसका उदाहरण है? इसी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आता है। तीसरा मैं आपको एक सूत्र दे देता हूं कि कोई भी मशीन अगर आपकी आती है कि ये मशीन किस बल पर आधारित है, और ये दोनों आपके ऑप्शन हो, आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई है, तो मशीन हमेशा जो बनेगी इसी के आधार पर बनती है। इसके अलावा कोई भी आ जाए, जैसे हमको 3 देखी, एक दूध से क्रीम निकालने वाली, वॉशिंग मशीन देखी, अपकेंद्रीय पंप देखा, इसके अतिरिक्त कोई मशीन का नाम आता है तो आप कौन सा लगाएंगे? अपकेंद्रीय बल ही उसमें लगाएंगे। बात क्लियर सभी को? इतनी हमने यहां पर क्या समझ लिया? अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल को समझ लिया। अब आगे हम समझेंगे, एक बल यहां पर दिख रहा होगा, उस बल का नाम है उत्प्लावन बल। क्या है इस बल का नाम? उत्प्लावन बल। मजा आ रहा है सर? ठीक, मजा बिल्कुल आएगा। फिजिक्स जो है आपको, क्योंकि दैनिक जीवन के उदाहरण मिल रहे हैं आपको, घर में जो आसपास आपने देख रहे हैं वही उदाहरण मैं आपको यहां बता रहा हूं, और वही उदाहरण आपके एग्जाम में भी मिलेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस किस तरह के क्वेश्चन हैं, आप उनको भी देखेंगे। अभी हम पढ़ते हैं पहले टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है उत्प्लावन बल। अब इसमें समझ में आपको आ रहा, उत्प्लावन मतलब क्या होता है? उतलना या ऊपर की तरफ जाना। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। ये एक बर्तन में हमने क्या कर दिया है? एक लिक्विड भर दिया है, द्रव भर दिया है, फॉर एग्जांपल पानी समझ लीजिए। जब किसी लिक्विड में हम किसी वस्तु को डुबोते हैं, एक वस्तु हमने ले ली कोई भी, जब किसी लिक्विड में किसी वस्तु को हम नीचे की ओर डुबोते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगने लगता है। देखा होगा आपने। आप एक बॉल को लीजिए, बॉल को लेकर पानी में डुबोइए, तो उस बॉल पर ऊपर की ओर एक बल काम करता है। क्या बोला मैंने? कि जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में आप डुबोएंगे, उस द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल काम करेगा। उस ऊपर की ओर बल काम करने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। इंग्लिश वाले अगर कोई हो तो इनका नाम बायोंट फोर्स होता है। क्लियर है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आप डुबोएंगे, तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर अपवर्ड साइड एक फोर्स काम करता है, उस बल को ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। कितना क्लियर है? ये सभी ने आपने देखा होगा। अब भाई साहब ये बल कितना लगता है, तो उस कितने लगने को समझाने के लिए एक दूसरे भाई साहब आ गए, उनका नाम है आर्किमिडीज। इन्होंने आगे आकर उत्प्लावन बल को एक्सप्लेन किया, उसे समझाया कि इस उत्प्लावन बल की वैल्यू कितनी होती है। उसी आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, और उसे हम जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से। क्या कहा इन्होंने अपने सिद्धांत में, उसी भी आप समझ लीजिए। मैंने बताया कि जब किसी वस्तु को हम किसी द्रव में डुबो रहे हैं, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, जिसे उत्प्लावन बल कह रहे हैं। अब आप जब इस वस्तु को इसमें डुबोएंगे, बॉल को पानी में डुबोएंगे, तो उस वस्तु द्वारा कुछ द्रव को हटाया जाएगा, वहां से उसका स्थान लिया जाएगा। मान लीजिए ये वस्तु ने 2 किलोग्राम पानी को वहां से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? इतना समझ में आया? जब किसी वस्तु को आपने द्रव में डुबोया, वह वस्तु उस जगह से कुछ लिक्विड को रिप्लेस करेगी, उसका कुछ भार होगा, उस भार के बराबर ही क्या होता है? वह बल होता है। मतलब वस्तु जितने भार को हटाएगी, उस वस्तु पर ऊपर की ओर उतना ही बल लगेगा। समझ में आई बात? कि कितना वस्तु का आकार है, जितने आकार आएगा उसमें, वह वहां से उतने लिक्विड को रिप्लेस करेगी, जितने लिक्विड को वह हटाएगी उसके भार के बराबर उस पर बल काम करता है ऊपर की ओर। ये किसने कहा था? ये आर्किमिडीज भाई साहब हैं, इन्होंने उत्प्लावन बल को समझाने के लिए कहा। क्लियर है? अच्छा, इंग्लिश वाले भी हैं उनको, ठीक, मैं इंग्लिश में आप बिल्कुल आपका पूरा ध्यान रखूंगा। आगे से मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश वाले भी कोई हैं। सभी का मैं एक बार आपको शुरू से ही बता देता हूं नाम क्या था। ठीक, सबसे पहले हमने देखा था अंतराण्विक बल।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसे कहा जाता है। फिर हमने देखा था ससंजक बल, इसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। फिर हमने देखा असंजक बल, इसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। फिर हमने देखा अभिकेंद्रीय बल, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फिर हमने देखा अपकेंद्रीय बल, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं उत्प्लावन बल देख रहे हैं, इसे बायोंट फोर्स कहते हैं। क्लियर है इतना? बाकी आर्किमिडीज की थ्योरी होती है। ठीक, क्या है इसको एक बार और समझ लीजिए जिसको समझ में ना आया हो, कि जब किसी वस्तु को आपने किसी द्रव में डुबोया तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगेगा जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। वो बल कितना लगता है उसको समझाने के लिए आर्किमिडीज भाई साहब आए, और आर्किमिडीज भाई साहब ने कहा कि जब आप किसी वस्तु को डुबोएंगे तो वह कुछ स्थान को, कुछ लिक्विड को यहां से रिप्लेस कर देगी बाहर की ओर किसी दूसरी ओर। तो जितना लिक्विड, जितने वेट का लिक्विड उसने हटाया उतना ही बल उस पर ऊपर की ओर लगता है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन साहब इससे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किस बल से संबंधित है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, उत्प्लावन बल, अंतराण्विक बल। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे किस बल से संबंधित है, उत्प्लावन बल से संबंधित है। अब इसके आते हैं कि इस सिद्धांत के क्या क्या उपयोग हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है इस सिद्धांत की। तो आप मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा एक दूसरा टॉपिक इससे हटके है, उस टॉपिक का नाम है घनत्व। वो इसी से रिलेट है, हम उसे करेंगे। घनत्व क्या होता है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। घनत्व का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, फॉर्मूला जो है द्रव्यमान बटे आयतन है। ये फिजिक्स की भाषा में, हम जनरल भाषा में समझ लेते हैं कि कितने आयतन में कितना द्रव्यमान निहित है, उसी को हम बोलते हैं घनत्व। जैसे आपने एक आयतन निर्धारित कर दिया, निश्चित आयतन है, उसमें 10 केजी वेट है, और दूसरे में मैंने बोला उतने ही आयतन में 5 केजी वेट है। तो अब ये व्यक्ति कोई भी बता सकता है, मैंने बोला कि द्रव्यमान बटे आयतन है, तो जब ज्यादा द्रव्यमान होगा कम आयतन में तो उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थ क्या है, अर्थ है आपका निर्धारित आयतन में निहित द्रव्यमान जो होता है आपका घनत्व कहलाता है। अब घनत्व को समझाने के लिए यह सिद्धांत आगे आया है। इस सिद्धांत का उपयोग है, इससे आप सापेक्षिक घनत्व, क्या मैंने बोला, सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी इसके द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी आपकी सापेक्षिक घनत्व? मैंने बताया कि आप जब डुबोते हैं तो ऊपर की ओर बल लगता है। मैंने दो अलग अलग लिक्विड यहां पर ले लिए, एक ले लिया, एक में पानी ले लिया और दूसरे में मैंने ले लिया शहद। अब आप सभी जानते हैं कि शहद का जो घनत्व होगा पानी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगा, और आप ये भी जानते हैं कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें वस्तु को डुबोना आसान नहीं होगा। ज्यादा घनत्व वाली वस्तु में धीरे से जाएगी कोई भी वस्तु नीचे, और कम घनत्व वाली वस्तु में, कम घनत्व वाली में आसानी से चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब हमें किन्हीं दो पदार्थों का घनत्व ज्ञात करना है, रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करना है, तो उनमें वस्तु को डुबो कर देख लेंगे, जिसमें आसानी से चला जाए उसका मतलब हुआ कि इसका घनत्व कम है और इसका घनत्व ज्यादा है। ये हुआ। अब इसी सापेक्षिक घनत्व के आधार पर दूसरा आपका एक उपकरण आता है, उस उपकरण का नाम है मिल्कोमीटर। क्या नाम है उस उपकरण का? मिल्कोमीटर। मिल्कोमीटर जो होता है आप सभी जानते हैं, इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो कैसे मापते हैं साहब? तो इस सिद्धांत का है कि आपने डुबो का देख लिया, जिसमें आसानी से चला जाए वो शुद्ध, आसानी से ना जाए, क्योंकि शुद्ध दूध का जो घनत्व होता है ज्यादा होता है, जब आप उसमें पानी मिला देते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है। मिल्कोमीटर भी किस सिद्धांत पर हो गया? इस आधार पर आर्किमिडीज की थ्योरी या उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर काम करता है। एक और है, उसका नाम है हाइग्रोमीटर। क्या नाम बताया मैंने? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का आपको पता है इससे क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है। तो आर्द्रता मापने में भी हाइग्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तीसरा और उपयोग इसका है, वह है आपने देखे होंगे जलयान। जलयान या पनडुब्बी जो आपकी होती है वह भी किस सिद्धांत पे काम करती है? जलयान या पनडुब्बी भी आपकी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करती है। कैसे करती है आप ये समझ लीजिए। इसमें पढ़ क्या रहे हैं हम, किसी लिक्विड में दूसरे पदार्थ को डुबो रहे हैं। तो जो जलयान होते हैं किस पर तैरते हैं? आपके समुद्र में ले जाते हैं। तो उनका हम शेप कैसा रखें, साइज कैसा रखें, ताकि कुछ मात्रा उनकी पानी में डूब जाए और जो ऊपर वाला भाग है पानी में ना डूबे। उस
शेप को बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत काम में आता है? आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें काम आता है। क्लियर है? इतनी बात सभी को आई थिंक क्लियर होगी। क्या बताया? जलयान और पनडुब्बी भी आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करते हैं। बात क्लियर है सभी को? अरे बता तो दो आप लोग, क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर। ठीक, आप बस यही है, आपके पास 2-3 तरीके हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं मुझसे। 1 घंटे का समय मिलता है, इस 1 घंटे में मैं ही चिल्लाता रहता हूं। आपका पास जो 3 उपाय हैं जिनसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, एक उपाय है कि आप निरंतर कमेंट करते रहिए। दूसरा उपाय है कि आप अपने जो यार दोस्त हैं, जितने भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सिर्फ पीएससी में नहीं आएगा। पीएससी के अतिरिक्त जितने भी एग्जाम जिनमें ये आता है, और आपके दोस्त जिन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये शेयर आप जरूर करें। अब नहीं करते तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आपको ये बात मेरी समझ में ना आ रही हो, या मैं पढ़ा जो रहा हूँगा, मेरी मेहनत जो लग रही होगी आपको थोड़ी सी कमजोर लग रही होगी। हाँ, कमजोर भी लगे तो आप बता देना, मैं उसमें भी सुधार करूंगा। क्लियर है? अगला टॉपिक जो अब हमारा आएगा, उस टॉपिक का नाम है जड़त्व। ठीक, जड़त्व को समझाने से पहले मैं आपसे एक शब्द पूछूंगा। आपने सुना होगा, उस शब्द का नाम है जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि का मतलब क्या होता है? जड़ बुद्धि का मतलब होता है भाई साहब कि जो व्यक्ति जैसा होता है, जड़ बुद्धि कोई व्यक्ति है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। उसे आप कितनी भी सलाह दो, कैसा भी समझाओ, वो हमेशा आपकी सलाह नहीं मानेगा, उसे नकार देगा। तो उसी शब्द पर यह शब्द बना है जिसका नाम है जड़त्व। जड़ बुद्धि का मैंने क्या बताया? वह व्यक्ति जो अपने में बिल्कुल भी परिवर्तन, कोई चेंज नहीं चाहता, वो जड़ बुद्धि होता है। तो यही आपका जड़त्व है। जड़त्व का मतलब होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। क्या बोला मैंने? जड़त्व का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था। अब अवस्था जो होती है 2 तरह की होती है। एक होती है विराम की, कि कोई वस्तु स्थिर हो। दूसरी होती है गति की, कि कोई वस्तु मोशन में हो, चल रही हो। तो अवस्था परिवर्तन का विरोध जब करे, उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अवस्था 2 तरह की होती है, एक आपकी गति की होती है, दूसरी विराम की। तो मतलब क्या कि कोई वस्तु यदि विराम में है तो वह हमेशा विराम में बनी रहेगी, और कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो वह हमेशा गति की अवस्था में ही बनी रहेगी। इतना है, इतना आपको समझ में आया होगा। तीसरा आगे इसमें ऐड हो जाती है एक और बात, कि प्रत्येक वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था में या विराम अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अब इस पर आप बल लगा देंगे तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। जैसे ये पेन अगर यहां रखा होता, ये रखा होता क्योंकि विराम में है, जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए, मैं बल लगाकर इसको उठा लेता हूं या किसी दूसरी जगह रख देता हूं, वो अलग स्थिति है। जब तक इस पर बल नहीं लगेगा, वो वहां से उड़कर नहीं जाएगी, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी। ये बात सभी को क्लियर आई? क्या बोला मैंने? जड़त्व मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी। यदि वह स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि वह गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अब इसी आधार पर जड़त्व के हमको 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहले प्रकार का नाम है आपका विराम का जड़त्व, दूसरे का नाम है गति का जड़त्व, और तीसरे का नाम है दिशा का जड़त्व। इनके नाम में ही छुपा है कि ये होते क्या है। विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व है कि वस्तु जो है विराम की अवस्था में है तो हमेशा विराम की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई आउटसाइड से फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा है आपका गति का जड़त्व। इसका मतलब है कि वस्तु जो है हमेशा गति की ही अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अगर चल रही है तो वह चलती रहेगी, दूर तक जाएगी। ठीक। तीसरा आपका है दिशा का जड़त्व। इसका मतलब है कि वस्तु एक दिशा में जा रही थी, आप उसकी दिशा में अगर चेंज करोगे तो वह उसका भी विरोध करती है। इनको हम उदाहरण से समझेंगे, सारी बात आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। पहला आपका है विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व का जो उदाहरण आपका आता है, सबसे पहला है कि आप बस में बैठे, ठीक, बस में बैठे थे, आपको पता नहीं था, और जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने क्या कर दिया, गाड़ी को एकदम से स्टार्ट कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, आप तो थे विराम में बैठे हुए थे, लेकिन गाड़ी जो है वो किस में आ गई, गति की अवस्था में। तो आप जो होते हैं पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि बस जो है गति की अवस्था में आ जाती है और आप जो है विराम की अवस्था में बने रहते हैं, बने रहने का प्रयास करते हैं, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं।
उदाहरण समझिएगा, दोनों में आएगा बस वाला उदाहरण। जब आप पीछे की तरफ झुक रहे हैं, बस यकायक चलती है, वो आपका किस में आएगा, विराम के में। इसका भी अभी समझ लीजिए आप, गति में कब आता है। अब क्या था, आपने जो ड्राइवर साहब ने आपकी गाड़ी आगे बढ़ा दी, गाड़ी अच्छे से चल रही है, लेकिन बीच में ड्राइवर साहब को गुस्सा आया, बीच में जाके उन्होंने लगा दिया क्या, ब्रेक। आपको ये पता नहीं चला, उन्होंने लगाया ब्रेक, तो गाड़ी जो है वो किस में आ गई, विराम अवस्था में। पहले थी गति में, लेकिन आ किस में गई, विराम में। और आपको तो पता है, आपके शरीर को पता है कि साहब हम तो चल रहे हैं, आप चलते रहेंगे तो आप क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो क्या बताया मैंने कि बस के यकायक रुकने पर सवार का आगे की ओर झुकना, किसका उदाहरण, गति के जड़त्व का। और बस के यकायक चलने पर सवार का पीछे झुकना, किसका उदाहरण, विराम का उदाहरण। क्लियर है इतना, ठीक। दूसरा उदाहरण इसका आता है, अच्छा आपने आम सभी लोगों ने तोड़कर खाए होंगे, तो आम को क्या होता है, कुछ इस तरह से एक डाली पर कुछ आम लगे रहते हैं। हम लोग, आप लोग सभी शैतान होते हैं, चोरी करके ज्यादा आम लोग खाते हैं। हम आम को हिलाते हैं उस डाली को, और आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है साहब कि आपकी जो डाल थी वो तो किस अवस्था में आ गई, मोशन की अवस्था में, लेकिन आम जो थे वो आपके किस अवस्था में रहे, स्थिर अवस्था में। तो इन डाल और इन आम के मध्य में तनाव हो जाता है, जिससे आम टूटकर आपके नीचे गिर जाते हैं। क्लियर है, ये भी किसका उदाहरण, आपके विराम का जड़त्व का। तीसरा उदाहरण आपका आता है इसमें कंबल वाला। ठीक, आपने देखा होगा कि जब कभी आपके घर में कंबल में धूल जम जाती है तो आपकी माताजी उस कंबल को लेकर डंडे से पीट देती है। कंबल को आपने लिया, डंडे से उसको पीटा, कंबल जो है डंडे के साथ में गति की अवस्था में चली जाती है, लेकिन बेचारे जो धूल के कण हैं वो तो स्थिर ही हैं, तो धूल के कण स्थिर रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो कंबल से धूल आपकी निकल जाती है। किसमें आया ये उदाहरण भी आपका, विराम के जड़त्व में आपने उनको अलग कर दिया। तीनों उदाहरण आई थिंक आप सभी को क्लियर इसके होंगे। हम चलेंगे किस पर, गति वाले के। पहला उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि बस आपकी चल रही थी, सवार ने, ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगा दिया, आप आगे की ओर उसमें झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, आप सभी ने देखा होगा कि चलती हुई ट्रेन में आप जब सिक्का उछालते हैं तो आप देखते हैं कि वो सिक्का आपके साथ आगे की ओर चला जाता है, ना कि पीछे गिरता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है कि सिक्का आपने जब उछाला, आप थे मोशन की अवस्था में, तो सिक्का भी आपके साथ उतनी ही दूरी कवर करता है, वह पीछे जाकर नहीं गिरता। तो ये उदाहरण किसका, गति के जड़त्व का। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे सर आप ऐसे उदाहरण बता रहे हो, इनका रिलेवेंट क्या है, कैसे आता है। जिन लोगों को पता है उनको पता होगा, बाकी मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं फिजिक्स से। क्वेश्चन लास्ट ईयर का मैं बताता हूं, उसका आप एग्जाम्पल, सॉरी, उसका आंसर मुझे बताइएगा कि जो क्रिकेट में हम बॉल मारते हैं, बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाती है, इसका कारण क्या होता है कि वह बॉल जो है आगे जाकर धीमी होकर रुक जाती है। इस तरह के क्वेश्चन पीएससी ने पूछे हैं, 2017 या 18 का ये प्रश्न है। और प्रश्न जो आते हैं वो कैसे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दूसरा वाला, कि जो सिक्का है सवार के साथ आगे की ओर बढ़ता जाता है, इसका क्या कारण होता है। आपको उदाहरण सारे मिलेंगे, विराम का जड़त्व मिलेगा, गति का जड़त्व मिलेगा, दिशा का जड़त्व भी मिल जाएगा, हो सकता है कोई घर्षण बल भी दे दे। क्लियर है, तो आप क्या उदाहरण उसमें लगाएंगे, गति का जड़त्व इसका आंसर होगा। तीसरा इसका एक और उदाहरण है, वह है उसेन बोल्ट को आप सभी लोग जानते होंगे। उसेन बोल्ट जो है क्या है, एक धावक है, रनर है, और वह जब दौड़ता है तो चलते हुए ये कुछ सीमा रेखा है, यहां वह रुकता नहीं है, कुछ आगे जाकर रुकता है, अगर आपने देखा होगा। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वह जो था किस अवस्था में था, गति की अवस्था में, और गति की अवस्था को वो रोकने का प्रयास यहां से करने लगता है, लेकिन यकायक या एकदम से उस अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता। इसके कारण जो धावक होता है सीमा रेखा के बाद भी कुछ दूर तक दौड़ता हुआ आगे जाता है, यहीं पर नहीं रुक जाता। क्लियर है, ये उदाहरण हमने गति के जड़त्व के देखे। तीसरा आपका उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण है, वो है आपका दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व मैंने क्या बताया कि प्रत्येक वस्तु अपनी जो दिशा है उसमें परिवर्तन का भी विरोध करती है। जैसे आप समझिए कि आपकी जो बस में ही बैठे, तीसरा भी इसी से ही कनेक्ट करते हैं हम, बस में बैठे थे, बस आपकी सीधी जा रही थी, लेकिन एक मोड़ आ गया, उस मोड़ पर ड्राइवर ने उस बस को कुछ इस तरह से मोड़ दिया,
तो आप सभी को ये अनुभव किया होगा कि जब मोड़ पर बस इस साइड मुड़ती है तो जो सवार होते हैं वो इस साइड की ओर झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि आपकी दिशा तो ये थी भाई साहब, आपकी दिशा ड्राइवर साहब ने बदल दी, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसी दिशा में बने रहें, तो आप बाहर की ओर झुक जाते हैं। किसका उदाहरण है ये? दिशा के जड़त्व का उदाहरण है। आई थिंक आप सभी को यहां तक सभी सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, आपको कहीं भी कोई डाउट आए आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे मैं आपको समझ पाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? आगे चलेंगे। आगे जो हमारा है, एक सेकंड में थोड़ा सा टेक्निकल टीम से कनेक्ट करता हूं, इसमें क्या हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा इशू आ गया था। बाकी आप लोग दिशा जड़त्व का और एग्जाम्पल दीजिए सर। देखिए, दिशा जड़त्व जो है, जब आप किसी भी बुक में जड़त्व को पढ़ेंगे वहां पर सिर्फ ये दोनों ही प्रकार बताए जाते हैं। जब किसी डीप में जाके पढ़ते हैं तब आपको मिलता है ये दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व का कोई और एग्जाम्पल है ही नहीं है। उसमें है क्या? दिशा का ही विरोध होगा। तो कोई भी वस्तु सीधी जा रही होगी, जब भी आप उसकी दिशा चेंज करेंगे तब उसका वह क्या करेगी? अपोज करेगी। तो एक ही उदाहरण आप चाहे उसे बस पे अप्लाई कर लीजिए, गाड़ी पर अप्लाई कर लीजिए, किसी दूसरे मार्ग पर या दूसरे साधन पर अप्लाई कर लीजिए, एग्जाम्पल जो है एक ही होगा इसमें। आप किसी ने पूछा था सर और एग्जाम्पल बताइए, तो उदाहरण इसका यही वाला रहेगा। मैक्सिमम बुक में आपको ये मिलता ही नहीं है कि सर दिशा का जड़त्व होता क्या है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपको टॉपिक यहां पर दिख रहा होगा, उस टॉपिक का नाम है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले लिखा रखा है बल और फिर लिखा है आघूर्ण, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि सर इसमें बल तो कहीं ना कहीं रहेगा, बल इसमें रहता है। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा ये है कि किसी सेंटर के परितः जब आप किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करते हैं, जिस बल के द्वारा घुमाने का प्रयास करते हैं, वो बल बल आघूर्ण कहलाता है। क्या मैंने बोला कि बल की वह प्रवृत्ति, बल का वह नेचर जिसके कारण हम किसी वस्तु को किसी सेंटर के चारों ओर मोशन कराएं, वो आपका कहलाता है बल आघूर्ण। इसको जो है उदाहरण से बहुत अच्छे से क्लियर से आप समझ पाएंगे। पहले इसका एक फॉर्मूला भी जो होता है बल आघूर्ण का, उसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बल आघूर्ण को टाउ से हम प्रेजेंट करते हैं। टाउ बराबर आपका होता है, या बल आघूर्ण बराबर होता है आपका F इंटू डी। F इंटू डी आपका यहां पर है। ठीक, F क्या है यहां पर? F आपका बल है, D यहां पर आपकी डिस्टेंस है। कितनी दूरी से आप बल लगा रहे हैं वह कहलाएगा आपका बल आघूर्ण। जैसे आपका ये है केंद्र के परितः है, तो ये आपकी यहां से केंद्र से यहां तक की जो है जहां से आप बल लगा रहे हैं वो डिस्टेंस कहलाती है। एक बात मैं आपको पहले भी समझा के आया हूं कि जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन में यहां की वैल्यू बढ़ाने पर, राइट की वैल्यू बढ़ाने पर भी जो बराबर का साइन है उसके लेफ्ट की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब क्या हुआ सर? कि मतलब है डी की वैल्यू आप डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उस स्थिति में आपका टॉर्क यू या बल आघूर्ण उतना ज्यादा बढ़ेगा। F मतलब बल, जितना आप बल लगा रहे थे बल की वैल्यू भी बढ़ाएंगे तब भी आपके बल आघूर्ण की वैल्यू बढ़ेगी। इसको आप उदाहरण से बेहतर ढंग से समझेंगे। उदाहरण आपका पहला इसमें है, जनरल उदाहरण है। आप सभी ने गांव में आटे की चक्की देखी होगी। आटे की चक्की वो वाली जो घर में आपकी माताजी कभी कभी आटा पीसती होंगी। ये आपकी आटे की चकिया है।
इसमें आपने बीच में देखा होगा कील होती है, यहां कहीं पर हैंडल होता है। तो हैंडल जो है यहीं दूर क्यों लिया जाता है, उसका कारण आपका है कि ये टॉर्क क्यू की वैल्यू बढ़ जाती है इससे। अगर मैं इस हैंडल को इस सेंटर के पास ले आऊं, इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू कम हो जाएगी। डी की वैल्यू कम मतलब आपका टॉर्क क्यू भी कम लगेगा और आप इसको घुमा नहीं पाएंगे। ये फिजिक्स से समझिए यहां पर। और आप जनरल भी जानते हैं कि जब ये हैंडल आपका इस सेंटर के पास होगा तो आप चकिया को नहीं घुमा पाते। क्लियर है? तो चकिए का जो हैंडल होता है सेंटर से दूर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जिससे बल आघूर्ण आपका ज्यादा लगे। क्लियर है? दूसरा उदाहरण आपका इसका है, नल देखे होंगे आपने सभी ने, हैंडपंप। हैंडपंप में एक हत्था लगा रहता है। अब हैंडपंप का हत्था लंबा बनाया जाता है। लंबा क्यों बनाया जाता है? जिससे डी आपका बढ़ जाए। डी बढ़ेगा तो टाउ बढ़ जाएगा। टाउ मतलब बल आघूर्ण, तो ज्यादा बल आप लगा पाएंगे। उस स्थिति में लंबे हैंडल वाले जो हैंडपंप होते हैं उनसे आप आसानी से पानी निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप उस हैंडल को छोटा कर देंगे तो आप उस नल को नहीं चला पाएंगे। तीसरा इसका उदाहरण आता है, एक आपने देखा होगा पेंचकस। देखा है सभी ने, स्क्रू ड्राइवर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। पेंचकस जो होता है इसे समझ लीजिए एक छोटा पेंचकस है, एक छोटे बाबा है और एक उनके बड़े बाबा है, बड़ा पेंचकस है। तो आप सभी जानते हैं कि छोटे पेंचकस की तुलना में बड़े पेंचकस से किसी भी नट को, स्क्रू को खोलना आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि साहब लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ेगी तो आपका बल आघूर्ण बढ़ जाएगा। क्लियर है इतना? एक और इसका उदाहरण है, वह उदाहरण है आपके गेट से रिलेटेड। आप सभी ने अपने गेट देखे होंगे। गेट में एक हत्था लगा रहता है। देखा आपके घर में? आप गेट का हिम्मत बोलना सर हमारे घर में गेट ही नहीं लगे। हो सकता है आधुनिक कोई सा घर आ गया हो। कुछ इस तरह से रहता है। एक यहां रहता है जहां पर वो गेट जुड़ा रहता है। ठीक, जहां जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं कब्जे। ठीक, और यहां जहां से आप खोलते हैं वो एक हत्था इस तरह से रहता है जिसको आप हाथ से पकड़कर खोलते हैं। इस हत्थे को इन कब्जों से दूर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? जिससे आपकी डी बढ़ जाए। डी बढ़ेगा तो आपका बल आघूर्ण बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो कब्जे से हत्थे का दूर लगाया जाना भी आपका किस में आएगा? बल आघूर्ण में आता है। वहीं मैं इस हत्थे को अगर इन कब्जों के पास ले जाऊं, आप मुझे बताइए कि आप अगर वहां से पकड़कर उस गेट को खोल पाएंगे क्या? जहां ये जुड़ा हुआ है गेट, वहीं पर अगर ये हत्था लगा होता, क्यों नहीं खुल पाएंगे? क्योंकि उस स्थिति में जो आपने जो देखा था टाउ बराबर एफ इंटू डी था। डी आपकी यहां से कम हो गया। डी कम हुआ तो टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी। आप उस बल आघूर्ण को कम लगा पाएंगे। और बल आघूर्ण जो है किसी केंद्र के परितः किसको, वस्तु को घुमाता है, तो आप उसको घुमा नहीं पाएंगे। आप उस गेट को नहीं खोल पाएंगे। क्लियर है इतना? बाकी समय हमें यहीं तक की इजाजत देगा। आज हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बल जो बचा रह गया है बलों में, उस बल का नाम है घर्षण बल, इसको कवर करेंगे। उसके आगे हम गति को देखेंगे और न्यूटन के विभिन्न नियम को अगली वीडियो में हम समझेंगे। यहां तक आपको ये बात मुझे समझ में आई या नहीं आई, ये जरूर बताएं। ठीक, बाकी यार देखो लास्ट में ही बोल देता हूं आपसे, कमेंट करना भी ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें और बाकी अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हम यहीं पर विराम लेंगे। आगामी जो आपकी क्लास है आप सभी जानते हैं, आपके शुभम सर कंटिन्यू करेंगे। एमसीक्यू की क्लास रहती है, आप सभी का उसमें बेसब्री से इंतजार रहता है। सर का भी आप इंतजार कर रहे होंगे। कल तो कई लोग कर रहे थे कि सर आपकी मुस्कान गजब ढा रही है। वास्तव में हमारे सर की मुस्कान जो है बहुत गजब ढाती है। ठीक, क्लास यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।